हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज हम वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सही उत्तर देंगे, यानी कि पार्ट 2 से संबंधित जो भी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंध आए हुए थे उन सभी का सही एवं सटीक आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2008। पूछा गया है कौन सा लीप वर्ष है, तो ऑप्शन जो बी है वही करेक्ट है। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप लेफ्ट की ओर ध्यान दीजिएगा। देन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में है भारत में GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू कब हुआ था। ऑप्शन ABCD 4 दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 को। भारत में जो GST गुड सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए गए हैं। यही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 23 नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं निम्नलिखित को काल अनुक्रम में लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन, यहाँ पर लिखे गए हैं काल अनुक्रम के आधार पर आपको इन सभी को अरेंज्ड करना है। तो यहाँ पर तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कबीर, इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन सभी को अगर आप काल के अनुसार करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो जो ऑप्शन होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले कबीर जी आएंगे, फिर तुलसीदास जी आएंगे, फिर उसके पश्चात राजा राममोहन राय जी आएंगे, फिर दयानंद सरस्वती जी आएंगे, फिर स्वामी विवेकानंद जी आएंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हमारे चैनल पे 1 से लेकर 20 तक के जो और क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड, उनके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में डाल दी है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर के क्वेश्चन में है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। जहां पर कॉलम 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि पेरिस की संधि, इलाहाबाद की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आप लोगों को इनको कॉलम 2 से या फिर कहें तो कॉलम 2 से मिलान करना है। तो 24 नंबर का चलिए सही आंसर जो है वो हम आपको मिलान करके बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। जैसे कि बी में दिए गए हैं, पहला है पेरिस की संधि, ये आ जाएगा कर्नाटक युद्ध। इलाहाबाद की संधि ये आ जाएगा बक्सर का युद्ध। बेसिन की संधि ये आ जाएगा अंग्रेज मराठा युद्ध। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये आ जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए गए हैं। यही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर 25वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था 28वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। जो 28वें ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था, सिडनी, सियोल, एथेंस या लंदन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सियोल। सियोल में 28वें ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। देन दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर कथन में है किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल से अच्छा होता है। कारण है बर्फ गलने पर गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का। AS और R दोनों सत्य है, यानी कि जो यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं ये करेक्ट है, और R AS की सही स्पष्टीकरण व्याख्या है। जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आए हैं और कितनों को छोड़े हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि इस पर हम एक नए कट ऑफ जो है वो प्रोवाइड कर सकें आपको। फिर यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं नीचे दिए गए कथन AS और जो यहाँ पर R है उनकी सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे कि कथन में दिए गए हैं पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित अवस्था में होती है, तो इनका कारण है पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, जैसा कि यहाँ पर है AS और R दोनों सत्य हैं। यहाँ पर जो 2 कथन है दोनों राइट है और R A की सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं पहले की तरह ये भी ए ही सही हैं। देन दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प से चुनिए। यहाँ पर कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करके जो है वो हम ही आपको बता देते हैं। सबसे पहले आएगा हवा महल, ये आ जाएगा जयपुर में स्थित है, हवा महल जयपुर में। फिर है चार मीनार, ये हो जाएगा हैदराबाद में। फिर है दिलवारा मंदिर, ये हो जाएगा आबू पर्वत। फिर है अक्षरधाम मंदिर, ये हो जाएगा गांधीनगर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दोस्तों बी दिए गए हैं यहीं से हम आपको बताए हैं। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा 28वें नंबर का सही आंसर कौन है, वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को अधिकतम
कितना जुर्माना हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एन ऑफिस प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये का जुर्माना जो है वो उस कार्यालय को देना पड़ सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। कथन में है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और कारण है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A सत्य है लेकिन R असत्य है। जैसे कि यहाँ पर है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी, यहाँ ये करेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पर कारण में दिए गए हैं नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ये डिसकरेक्ट आंसर है दोस्तों। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं ये सत्य है, बाकी जो आर जो है वो असत्य है, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है? हैजा, तपेदिक, पोलियो, छोटी माता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताना है कि वायरस विषाणु के द्वारा कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LM, पोलियो और छोटी माता। ये जो 2 ऐसे रोग है जो विषाणु जनित वायरस द्वारा हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। देन दोस्तों यहाँ पर अगले 32 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रमुख यूरोपीय देशों के भारत आगमन को क्रमबद्ध बताइए। भारत में आए हुए यूरोपीय देश के जो क्रम है उनको बताना कि कौन पहले आए, फिर उसके पश्चात आपको बढ़ते हुए क्रम में इन सभी को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली लोग सबसे नंबर 1 पे आए, फिर अंग्रेज नंबर 2 पे आए, फिर डेनिश नंबर 3 पे आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी नंबर 4 पे आए। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए गए हैं यही दोस्तों करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। एंड यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में बताइए। भारत में चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उन सभी को आपको शुरू से लेकर अंत तक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए मिला के हम आपको बताते हैं। तो इसका सही आंसर के लिए सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यानी कि कब चुनाव होगा इसके लिए डेट पारित करना। उसके पश्चात मतदान सूची का पुनरीक्षण वो किया जाएगा, फिर उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, फिर उसके पश्चात नामांकन पत्र दाखिला तैयार करेगा एंड उसके पश्चात हो जाएगा मतदान व मतगणना। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा 33 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 34 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र प्रकाशित होना शुरू हुआ। यानी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसे जब हमारे क्लास पे ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो इस क्वेश्चन को हमने बताए थे कि छत्तीसगढ़ी जो मित्र है वो किसके द्वारा प्रकाशन किए गए थे। इन यहाँ पर अगला नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पेंड्रा से, रायपुर से, चंपारण से, दुर्ग से, कहाँ से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है पेंड्रा से। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन शुरू हुआ था वो है पेंड्रा से। फिर यहाँ पर 35 नंबर के क्वेश्चन में है कौन सा दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। आप लोगों को उस डेट को बताना है जो साल का सबसे लंबा दिन होता है। तो आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर का पता ही होगा, क्या होता है 21 जून। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए दिए गए हैं वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर है। देन यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कौन से डेट को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस 11 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए हैं वही सही आंसर है। फिर यहाँ पर 37 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है। आप लोग बताइएगा कौन कौन से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है कि जिसे हम नवीनीकरण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर के लिए हो जाएगा पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। तो वो दिए गए हैं जे और के। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वहीं इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी विद विंड एनर्जी, ये दो ऐसे एनर्जी सोर्स है जिसका हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। देन यहाँ पर 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था
निम्नलिखित को आपको खेलों को खिलाड़ियों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि मान लिया जाए एक खेल में 1 खिलाड़ी होते हैं, एक खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, एक खेल में 4, एक खेल में 6 या फिर कुछ, तो आप लोगों को 1 2 3 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में जो खेल दिए गए हैं उनको व्यवस्थित करने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर के लिए दोस्तों हो जाएगा, चलिए सबसे पहले बताते हैं कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैक्सिमम 6। फिर है वॉलीबॉल में होते हैं 5। फिर खो खो में होते हैं दोस्तों 8। फिर उसके पश्चात फुटबॉल में होते हैं 11 और रग्बी में होते हैं 15। तो देख सकते हैं हमने आपको बता दी है। तो इन सभी का अगर आप क्रम करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलों को उनके खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमें ए ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड होंगे। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल भारत के कौन से स्टेट में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। देन यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ आर चीन, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप लोग बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी जो सदस्य वो कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर के लिए चलिए बताते हैं। पहला आ जाएगा चीन, उसके पश्चात फ्रांस और अमेरिका, लेकिन जो जापान है वो नहीं है। तो ये देख लीजिएगा JLM कहाँ हमें कौन से ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? JLM वो हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जो ऑप्शन बी दिए गए हैं वही 40 नंबर के सही आंसर हो जाएगा। इन बता दें इसके पश्चात हमारे चैनल पे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो पार्ट 3 सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश का आएगा। तो अगर आप भी पार्ट 3 जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सही आंसर कौन कौन सा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, पार्ट 2 का भी वीडियो बन चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो पार्ट 3 का वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूले, और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। एंड बता दें हमने जो क्वेश्चन का आंसर बताए हुए है वो एक्सपेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। जब व्यापम की ओर से फाइनल मॉडल आंसर की जारी होगा तो उसे आपको प्रमाणिक मानना है। ये जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सिर्फ एक संभावित क्वेश्चन है। हालांकि बताने के लिए हमने सही क्वेश्चन बताए हैं, सही क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसे एक्सपेक्ट मानना होगा।